एपिसोड स्टार्ट होता है तो सबसे पहले उस ओल्ड मैन को दिखाया जाता है जो अपने पुराने सामान में वो मेल बॉक्स भी लेकर जा रहा होता है। तो इसकी हेल्प करने के लिए जीहोंग आता है, नियान का फादर। ये चीज़ 2026 की दिखाई जा रही होती है और फिर हमें 1991 दिखाया जाता है जब यीजुन को पता चल जाता है कि ये लव लेटर इसने ही फ्यूचर से टैंग को भेजा है, जिसे जानकर ये दोनों ही ऑकवर्ड हो जाते हैं। टैंग कहती है कि मुझे लगा ही था कि वो लेटर किसी ने दिल से लिखा है। यीजुन कहता है कि आखिर हमारे साथ हो क्या रहा है, मैं तुम्हें लव लेटर आखिर क्यों लिख रहा हूँ। टैंग कहती है कि सारे फसाद की जड़ ये मेल बॉक्स है, जब से ये आया है तब से हमारे साथ ये सब कुछ हो रहा है। ये बताती है कि मैंने ये किसी बूढ़े अंकल के पास मेल बॉक्स देखा था जो पुराना सामान कलेक्ट करते हैं, और उसी के दूसरे दिन अचानक से हमारी शॉप के बाहर ये मेल बॉक्स खड़ा था। तो ये दोनों के दोनों उस अंकल के बारे में पता करने के लिए निकल जाते हैं। हर जगह जाकर उनके बारे में पूछताछ करते हैं, मगर किसी को उस अंकल के बारे में कुछ पता नहीं होता। वो कहते हैं कि ऐसा कोई बंदा हमारे पास काम नहीं करता। ये कहती है कि अगर ये फ्यूचर वाली बात सच्ची निकली तो मैं नियान से अपने बारे में ज़रूर पूछूंगी कि क्या मैंने फ्यूचर में कॉलेज ज्वाइन कर लिया और ये शहर छोड़ दिया, क्योंकि इसकी यही ख्वाहिश होती है कि कॉलेज ज्वाइन करना और अपने फादर से जान छुड़ाना। यीजुन कहता है कि ये तुम्हें उससे पूछने की क्या ज़रूरत है, मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम कॉलेज ज्वाइन ज़रूर कर लोगी। यीजुन यही कहता है कि पता नहीं नियान हमें जानती भी है या नहीं, और हम कौन सा उसे जानते हैं, पता नहीं वो कौन है। टैंग पूछती है कि क्या तुम अपने बारे में कुछ पूछना नहीं चाहोगे उससे। तो ये कहता है कि मैं सिर्फ तुम्हारे बारे में पूछना चाहूँगा कि अगर तुम फ्यूचर में अच्छी ज़िंदगी गुजार रही हो तो मैं भी खुश हूँ, मुझे फिर और क्या चाहिए। वहाँ 2026 में अचानक पुलिस वाले नियान को कॉल करके कहते हैं कि तुम्हारे फादर हमें मिल गए हैं। ये जैसे ही भागकर जाकर देखती है तो वो उसका फादर नहीं होता, वो कोई और आदमी होता है, मगर वो सर्दी में कांप रहा होता है। ये देखकर नियान को अपने फादर की और ज़्यादा याद आने लगती है। वो सोचती है कि वो इतनी ठंड में कहाँ होंगे, क्या कर रहे होंगे। अपने आप को कोसने लगती है कि मुझे उनसे बहस करनी ही नहीं चाहिए थी, और बहुत रो रही होती है। चैंग इसे तसल्ली देना चाह रहा होता है मगर इसकी हिम्मत नहीं होती। वहाँ 1991 में चा जो है वो बाव के आदमियों को साफ साफ कह देता है कि जाकर बता दो बाव को कि अब हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं है, अब हम उसके लिए कोई काम नहीं करेंगे, अब यही मेरी शॉप है और यही मैं अपना छोटा मोटा कारोबार करूँगा। ये सुनकर बाव के आदमियों की शक्ल हो जाती है, क्योंकि वरना ये तो हमेशा चा को अपने अंडर ही काम करवाना चाहते थे। इतने में वहाँ पर टीचर जिन और टैंग भी आ जाते हैं। चा ने गुंडे बदमाशों वाला काम छोड़ दिया होता है और अब वो कोई छोटा मोटा बिजनेस कर रहा होता है यहाँ पे, जिससे ये टीचर जिन भी खुश हो जाती है। अब कल से ये यीजुन स्कूल ज्वाइन कर रहा होता है तो टैंग इसका हेयर कट करने आ जाती है। कल स्कूल आने से पहले तुम्हें एक स्टूडेंट की तरह स्कूल आना चाहिए। ये इसकी बात मान लेता है और इसको हेयर कट करने देता। ये इसे समझाती है कि तुम्हें अपने फ्यूचर के बारे में भी सोचना चाहिए, हम दोनों साथ में कॉलेज ज्वाइन करेंगे और उसके लिए मैं तुम्हें खुद ट्यूशन्स दूंगी। अब ये इसका हेयर कट कर देती है और ये इसे घर ड्रॉप करने आ जाता है, मगर घर के अंदर जाने से पहले ये इसे एक लिफाफा देती है, जो देते ही ये अपने घर के अंदर चली जाती है। वो लिफाफा खोलकर देखता है तो उसके अंदर पोस्ट कार्ड होता है जिसमें उसने लिखा होता है कि हम दोनों साथ मिलकर सक्सेस हासिल करेंगे। अच्छी कामयाबी की विशेष लिखी हुई होती हैं, जिसे पढ़ के ये बड़ा खुश हो जाता है। मगर टैंग जब घर पर होती है तो अचानक से इसका फादर इसे डंडा मार के बेहोश कर देता है। ये उनको कुछ गिरने की आवाज़ आती है मगर वो ज़्यादा ध्यान नहीं देता, उसे लगता है ऐसी कोई आवाज़ होगी और वो वहाँ से चला जाता है। अब दूसरे दिन सुबह ये टैंक के घर पर आ जाता है ताकि ये दोनों साथ स्कूल जाएं, मगर वो उसका इतना वेट करता है, उसे इतनी आवाज़ें देता है, मगर वो घर पे मौजूद ही नहीं होती। तो वो स्कूल पहुँच जाता है। इसे क्लास में देखकर शेंग हंसने लगता है, इसका मजाक उड़ाने लगता है। तो यीजुन उसे वार्निंग देता है कि तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि चुपचाप अपनी पढ़ाई करो और मेरे मामलात से दूर रहो, वरना स्कूल से बाहर मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये सुनकर शेंग डर जाता है और उसके बाद उसकी एक आवाज़ नहीं निकलती। क्लास में बैठकर यीजुन उसका इंतज़ार ही करता रह जाता है मगर वो आती ही नहीं है। तो यीजुन भागकर टीचर जिन से पूछने जाता है कि टैंग स्कूल क्यों नहीं आई। तो ये बताती है कि टैंग के फादर ने आज कॉल करके कहा था कि टैंग आज स्कूल नहीं आएगी क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। ये सुनते ही यीजुन की हालत पतली हो जाती है। वो समझ जाता है कि टैंग किसी मुसीबत में है, क्योंकि उसका फादर तो एक नंबर का घटिया इंसान है। वहाँ टैंग के फादर ने उसे बांधा हुआ होता है और यीजुन के आने से पहले पहले वो उसे वहाँ से ले जाता है। यीजुन जैसे ही भागकर टैंग के घर पर पहुँचता है तो घर पर कोई मौजूद नहीं होता। वो घर में कूदकर घुस जाता है और देखता है तो सब कुछ बिखरा हुआ होता है घर में। वो समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। वो टैंग को ढूंढने के लिए हर जगह जाता है, यहाँ तक कि यिबो के दोस्तों के पास पहुँच जाता है। वो कहते हैं कि यिबो ने तो इतना उधार चढ़ाया हुआ है, वो यहाँ कहाँ आएगा गेम खेलने के लिए। ये यिबो के बारे में जानने के लिए उसकी फैक्ट्री कॉल करता है, तो वहाँ से भी यही पता चलता है कि उसने आज के दिन की छुट्टी ली हुई है।
ये जानकर तो इसकी हालत और ख़राब हो जाती है कि आखिर ईबो के दिमाग में चल क्या रहा है और वो टैंग को अपने साथ कहाँ ले गया। इसको कुछ समझ नहीं आता, इसके पास कोई रास्ता नहीं बचता, तो पुलिस स्टेशन आ जाता है टैंग की मिसिंग रिपोर्ट लिखवाने के लिए। इतने में वही पुलिस ऑफिसर आकर पूछता है कि ये तो वही लड़की है ना जिसने अपने फादर पर पहले अटैक किया था। उसका फादर तो कह रहा था कि उसकी बेटी पागल है, क्या अभी तक उसने उसे पागल खाने जमा नहीं करवाया। इसकी ये बात सुनते ही यीजुन का दिमाग क्लिक करता है। वो सोचता है कि कहीं उसने टैंक को पागल खाने तो नहीं छोड़ दिया, तो फौरन यहाँ से भी भाग के जाने लगता है, किसी की भी साइकिल पकड़ता है और स्पीड में जाने लगता है। वहाँ टैंक का फादर सच में उसे पागल खाने ही भेज रहा होता है। वो कहता है कि मुझे घर बेचना है और तुम रुकावट बन रही हो। इस ईबो ने दुनिया वालों के सामने अपनी एक बहुत अच्छी इमेज बनाकर रखी हुई होती है, जैसे एक आइडियल फादर हो। तो अभी भी सबके सामने एक दिखावा कर रहा होता है कि मेरी बेटी पागल है और मैं उसे पागल खाने जमा करवा रहा हूँ, उसके इलाज के लिए पैसे जमा करने के लिए घर बेच रहा हूँ। और इस टैंक से कहता है कि घर बेचने के बाद जो पैसे मिलेंगे उससे गेम खेलूंगा, पैसे और ज़्यादा डबल कमाऊंगा और फिर तुम्हें इस पागल खाने से निकाल लूंगा। टैंक चीखरी चिल्ला रही होती है, मगर ये ज़बरदस्ती इसे पागल खाने में जमा करा रहा होता है कि इतने में वहाँ पर यीजुन पहुँच जाता है और यिबो को एक रख कर देता है। उसको इतना मारता है कि तुम इंसान नहीं हो, तुम तो जानवर से भी बदतर हो। अपनी बेटी के साथ कोई ऐसा सलूक करता है क्या? उससे पूछता है कि तुम्हारी बेटी का क्या कसूर है जो तुम उसको ऐसे ट्रीट करते हो। इन दोनों के बीच में खूब फाइट चल रही होती है। युबो भी इसको मार रहा होता है, मगर जब जब युबो इसे हर्ट करता है तो टैंक आकर उसे अपने फादर से बचाती है। युबो डर के मारे वहां से भाग जाता है। अब ये फौरन आकर इसके हाथ की रस्सियां खोल देता है, उसकी केयर कर रहा होता है और फाइनली उसे बचा ही लेता है। तो ये देखकर टैंक उसके गले लगकर खूब रोने लगती है और फिर ये इसे अपने साथ लेकर जाने लगता है। तब भी इसे पकड़ी हुई होती है, छोड़ नहीं रही होती। ये इसे अपने घर ले आता है और इसकी केयर कर रहा होता है। इसके हाथ पर निशानात देखकर इसका खून खौल रहा होता है। यिबो को बुरा भला कह रहा होता है कि किस तरीके का घटिया इंसान है। ये बताती है कि इसका फादर एक शक्की इंसान है, उसने ये सलूक मेरी माँ के साथ भी किया। मेरी माँ अगर किसी लड़के से हेलो हाय भी कर लेती थी तो वो उन्हें गलत समझता था, जबकि मेरी माँ ऐसी नहीं थी। फिर तंग आकर वो घर छोड़कर चली गई और फैक्ट्री का सारा पैसा भी अपने साथ ले गई। तो अब ये अपना सारा गुस्सा मुझ पर निकालता है। दुनिया वालों के सामने भी इसने अपनी इतनी अच्छी इमेज बनाई हुई है कि अगर मैं उसके खिलाफ कुछ बुरा कहूंगी भी तो कोई मेरी बात पर यकीन नहीं करेगा। यीजुन भी इसे अपने माँ बाप के बारे में बताता है कि उन्होंने मुझे बचपन में छोड़ दिया था। मैं अपनी माँ का घर में इंतजार करता रहा, मगर वो कभी वापस आई ही नहीं। और फिर इसे अनाथ आश्रम डाल दिया गया। वहाँ इसे टीचर जिन मिली और टीचर जिन के जरिए इसकी मुलाकात चा से भी हुई, क्योंकि पहले टीचर जिन और चा का रिलेशनशिप था। वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, मगर चा का ये गुंडों बदमाशों वाला काम देखकर टीचर जिन ने उन्हें गलत समझा और उनसे ब्रेकअप कर लिया। ये टैंक से कहता है कि मैं तुम्हारी फैमिली बनना चाहता हूँ। तो टैंक फौरन मान जाती है कि ठीक है, अब से हम दोनों एक दूसरे की फैमिली हैं, एक दूसरे का ख्याल रखेंगे और एक दूसरे को प्रोटेक्ट करेंगे। फिर ये दोनों साथ स्कूल जाने लगते हैं, साथ में स्टडी करते हैं, ये इसे ट्यूशन पढ़ाती है। उसके बाद ये लोग सी व्यू घूमते हैं, काफ़ी इंजॉय कर रहे होते हैं एक दूसरे के साथ, बहुत टाइम स्पेंड करते हैं। और ऐसे ही काफ़ी दिन बीतते चले जाते हैं और वो दिन आ जाता है जब नियान ने इन्हें कहा था कि इस दिन वाटर स्पॉट होगा। तो उस दिन उसी टाइम पर ये लोग आकर खड़े हो जाते हैं वाटर स्पॉट देखने के लिए, मगर कुछ होता ही नहीं है। इनको लगता है कि नियान ने कहीं गलत टाइम तो नहीं बता दिया। ये लोग डिसअपॉइंट होकर वहां से वापस जाने लगते हैं। इन्हें लगता है कि शायद अब कोई वाटर स्पॉट नहीं होगा, मगर अचानक से वाटर स्पॉट होने लगता है। नियान की बताई हुई बात सच साबित हो जाती है, जिससे कंफर्म हो जाता है कि वो फ्यूचर से बात कर रही है। वाटर स्पॉट देखने के बाद ये दोनों इनको लेटर लिखकर भेज देते हैं कि जैसा तुम लोगों ने कहा था वैसा ही हुआ। अब हमें ये बताओ कि ये सब कुछ हमारे साथ हो क्यों रहा है, ये मेल बॉक्स का क्या चक्कर है। चैंग कहता है कि पहले ये कंफर्म करना होगा कि ये मेरी मदर हैं भी या नहीं। इसके लिए मैं इनसे एक ऐसी बात पूछूंगा जो सिर्फ मुझे और मेरी माँ को पता थी। ये लेटर लिखकर दोबारा से भेज देता है, मगर फिर इसे पता चलता है कि इसकी माँ मिल गई है, मगर उनकी डेथ हो चुकी है। उनकी गाड़ी पानी में डूबी हुई मिलती है। 2 दिन बीत चुके होते हैं, मगर जब इसे ये पता चलता है कि इसकी माँ के साथ कोई और आदमी भी बैठा था गाड़ी में, मगर वो लापता है, उसका कुछ पता नहीं है, तो इसे लगता है कि वो नियान का फादर होगा। वो फिर से इसके फादर को किलर समझने लगता है और पुलिस में रिपोर्ट कर देता है। नियान को बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा होता कि इसका फादर ऐसा कुछ कर सकता है। वो रोने लगती है, अपने फादर को वॉइस मैसेज भेजने लगती है कि आप वापस आ जाएं, मुझे पूरा यकीन है कि आप किसी को मार नहीं सकते। फिर पुलिस वाले इसे पूछताछ के लिए ले आते हैं और तस्वीर दिखाकर इससे पूछते हैं कि टैंक के साथ जो शख्स गाड़ी में था, क्या ये तुम्हारा फादर है। ये पहचान लेती है तस्वीर देखिए कि ये इसका फादर नहीं है।
पुलिस वाला इसे बता देता है कि तुम्हारा असली फादर ये जी होंग है, जिसकी डेथ 20 साल पहले ही जेल में हो गई थी। और ये शख्स जो तुम्हारा फादर बन के घूम रहा है वो एक बहरूपिया है, जिसने तुम्हारे फादर की आइडेंटिटी ली हुई है। तब भी नियान को यकीन नहीं आ रहा होता। वो कहती है कि मेरी ग्रैंड मदर जब जिंदा थी तो वो मेरे फादर को अपना बेटा ही कहती थी। अगर वो कोई बहरूपिया थे तो मेरी ग्रैंड मदर उनको क्यों अपना बेटा कहती थी। फिर 1991 दिखाया जाता है, जहाँ पर कुछ लोग आ जाते हैं टैंक के घर पर कब्जा करने के लिए, क्योंकि इसके फादर ने बहुत सारे लोगों से उधार लिया हुआ होता है और उसके बदले वो ये घर गिरवी रख देता है। मगर यीजुन उसका घर बचाने के लिए उन लोगों के सामने डटकर खड़ा हो जाता है, उनका मुकाबला करता है, उन्हें डराकर वहां से भगा देता है। अपने लिए यीजुन को इस तरह लड़ते हुए देखकर कि वो हाथ में चाकू तक लेके खड़ा है, ये डर जाती है और कहती है कि ये घर मेरे लिए मायने नहीं रखता, मेरे लिए तुम ज्यादा मायने रखते हो। मैं नहीं चाहती कि तुम मेरी वजह से किसी मुसीबत में आओ। जब तक मेरे पास ये घर रहेगा मेरा फादर हर वक्त मुझे फंसाता रहेगा और ऐसे ही हर कोई यहाँ आता रहेगा। तो क्या तुम हर एक से लड़ते रहोगे। ये अपने फादर को बुलाती है और उसी वक्त ये घर उनके हवाले कर देती है कि अब से हमारे ताल्लुकात खत्म। इससे अपनी जान छुड़ाती है और अपना सामान बांधकर यीजुन के साथ चल पड़ती है और अब से उसी के साथ उसी के घर पे रहने लगती है, क्योंकि इन दोनों ने कहा होता है कि हम एक दूसरे की फैमिली हैं। यीजुन के साथ उसके घर पे रहते हुए उसे एक घर जैसी फीलिंग आ रही होती है। वो बहुत खुश होती है और खुद से कहती है कि अब मेरे पास भी घर है, मेरे पास भी फैमिली है। यीजुन उसके साथ घर के अंदर मौजूद नहीं होता, वो घर के बाहर सो रहा होता है। अब ये अपने दोस्त हाओ के घर रुकने के लिए आ जाता है और इसे बता देता है सारी कहानी कि अब से टैंग इसी के साथ रहेगी, अब वही इसकी फैमिली है। तो ये उसको टैंग के नाम से छेड़ने लगता है। दूसरे दिन टैंग उसके लिए बेड का बंदोबस्त करने लगती है ताकि दूसरा बेड आ जाएगा तो वो भी आराम से सो पाएगा। वहाँ यीजुन टैंग के लिए नए कपड़े खरीदने लगता है और घर पे लाकर टांग देता है। जैसे ही वो घर पर आती है और नए नए कपड़े देखती है तो बहुत खुश हो जाती है। सारे कपड़े पहन पहन कर चेक कर रही होती है, उसके अलावा तोहफे की अहमियत कर रही होती है। ये भी उसे देखता रह जाता है इन ड्रेसेस में कि अचानक से बारिश हो जाती है। तो ये दोनों साथ मिलकर बारिश को खूब इंजॉय करते हैं। फिर ये दोनों जब स्कूल आते हैं तो शैन क्या करता है, यीजुन को स्कूल से निकालने के लिए पूरी क्लास के एक पेपर पर साइन ले लेता है कि हम सब एग्री करते हैं कि यीजुन को स्कूल से निकाल देना चाहिए। तो टैंग को पेपर देते हैं और कहते हैं कि तुम भी साइन करो। ये पेपर देखकर टैंग का खून खौल जाता है और वो चिल्लाने लगती है कि ये किसकी घटिया हरकत है। यीजुन फौरन आ जाता है कि क्या हुआ, कोई मसला है क्या, कोई तुम्हें परेशान कर रहा है क्या। मगर टैंग इसे इन्वॉल्व नहीं करती और कहती है कि ये चीज़ मैं खुद हैंडल कर लूंगी। शैन ने यीजुन को निकालने के लिए झूठे झूठे पॉइंट लिखे होते हैं। वो चिल्लाकर सबसे कहने लगती है कि यहाँ जो तुम लोगों ने पॉइंट लिखे हैं कि यीजुन तुम लोगों की पढ़ाई में रुकावट बन रहा है या वो लड़कियों से बदतमीजी करता है, तुम लोग सच्चे दिल से बताओ क्या ये सब सच है। सबको समझाने लगती है, डांटने लगती है, उसके लिए स्टैंड ले रही होती है, जिससे सारी क्लास की बोलती बंद हो जाती है और वो टैंग से एग्री करने लगता है। टैंग समझ जाती है कि ये सब इस शैन ने ही किया है। वो इससे कहती है कि हमारी क्लास का सुकून तो तुम बर्बाद कर रहे हो, इसलिए स्कूल से तो तुम्हें निकाल देना चाहिए। ये क्लास की मॉनिटर होती है, इसलिए कहती है कि आइंदा ऐसा कुछ किया तो तुम्हारी शिकायत कर दूंगी। इसे अपने लिए स्टैंड लेता हुआ देखकर यूजुन बहुत खुश होता है। वहाँ 2026 में ये लोग इसके फादर पर ही इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं। तो इन्हें पता चलता है कि जेल में जी होंग के साथ एक और कैदी भी था, जो कि जी होंग का बहुत अच्छा दोस्त बन गया था, और वो और कोई नहीं बल्कि यीजुन ही होता है। ये लोग यीजुन की प्रोफाइल निकाल लेते हैं और नियान को दिखाने लगते हैं कि कहीं ये तो तुम्हारा फादर नहीं है। वो फौरन पहचान जाती है कि यही तो मेरे फादर हैं। पुलिस वाले बताते हैं कि यीजुन कत्ल के इल्ज़ाम में जेल में था। तुम्हारे फादर की सबसे अच्छी दोस्ती जेल में इसी के साथ थी, तो मे भी ये हो सकता है कि मरने से पहले तुम्हारे फादर ने यीजुन को जिम्मेदारी दी हो तुम्हारा ख्याल रखने की। तो हो सकता है कि जी होंग की लास्ट विश पूरी करने के लिए यीजुन तुम्हारा फादर बन के घूम रहा है। फिर ये लोग अचानक से हमें बैक स्टोरी दिखाते हैं कि यीजुन जेल कैसे गया। ये नहीं दिखाते कि उसने किसको ख़त्म किया, बस ये दिखाते हैं कि वो चाकू लेकर खड़ा होता है, वो किसी को ख़त्म कर चुका होता है। और उस सीन में वहाँ पर टैंग भी मौजूद होती है। वो टैंग को घर जाने को कहता है कि तुम यहाँ से चली जाओ और ऐसा प्रिटेंड करो कि तुम यहाँ आई ही नहीं थी। वो मानती ही नहीं है, वो जिद पड़ जाती है कि मैं नहीं जाऊँगी, हम दोनों ये चीज़ साथ में फेस करेंगे। मगर वो भी चीखने लगता है कि नहीं जाओ तुम यहाँ से, ये चीज़ सिर्फ मैं फेस करूँगा। उससे वादे ले रहा होता है कि वादा करो कि तुम अपनी लाइफ को अच्छे से जियोगी मेरे लिए। ये कहकर वो वहाँ से भाग जाता है और सीधा पुलिस स्टेशन आ जाता है अपने आप को गिरफ्तार करवाने के लिए कि मैंने किसी को ख़त्म किया है, आप मुझे गिरफ्तार कर लें।
मगर अचानक वहाँ पर टैंग आ जाती है। उसे देखकर ये तड़पने लगता है कि तुम यहाँ क्यों आई हो, जाओ यहाँ से। मगर वो इसे बचा रही होती है कि इसने कुछ नहीं किया, हमने कुछ नहीं किया, बल्कि वही लोग हमें नुकसान पहुंचाना चाहते थे, वो हमें खत्म कर रहे थे। मगर ये चीख चीख कर उसे वहां से भगा रहा होता है कि टैंग का इन सब चीजों में कोई लेना देना नहीं है। पुलिस वाले भी इन दोनों को पकड़ के एक दूसरे से दूर कर देते हैं। ये जेल चला जाता है और वो रोज उससे मिलने आती रहती है, मगर वो उससे कभी मिलता ही नहीं है और मना करवा देता है कि टैंग से कह दो कि मुझे उससे नहीं मिलना। उसे एक लेटर लिखकर देता है जिसमें कहता है, यहाँ मत आओ, अपनी पढ़ाई पर फोकस करो, तुम्हें कॉलेज ज्वाइन करना है, मुझसे किया हुआ वादा याद रखो, तुम्हें अपनी लाइफ को अच्छे से जीना है, आगे बढ़ो। वो इसका दिया हुआ लेटर संभाल कर कुकी बॉक्स में रख लेती है और उससे किया हुआ वादा निभाने लगती है। पढ़ाई पर फोकस करती है और फाइनली इसका एडमिशन कॉलेज में हो जाता है। तो ये खबर खुशी से यीजुन को सुनाने के लिए आ रही होती है। मगर जब ये जेल पहुंचती है तो इसे पता चलता है कि वहाँ के सारे कैदियों को किसी और जेल में शिफ्ट करा दिया गया होता है। ये पूछती है कि दूसरी कौन सी जेल में शिफ्ट कराया है, तो ये लोग इसे नहीं बताते कि आप फैमिली नहीं है उनकी और हम आउटसाइडर्स को इन्फॉर्मेशन नहीं देते, जिसकी वजह से ये इसे ढूंढती रह जाती है और साथ में ये एक अनाथ आश्रम ज्वाइन कर लेती है पार्ट टाइम जॉब करने के लिए, वो भी यीजुन की याद में, क्योंकि वो भी यही पला बड़ा था। ऐसे ही काफी साल बीत जाते हैं और इस यीजुन के साथ साथ ये हाओ भी जेल में था। मगर आज ये जेल से रिहा हो जाता है और टैंग के पास आकर उसे बुरी खबर सुनाता है कि यीजुन की डेथ जेल में हो गई। ये सुनकर तो ये बहुत रोती है, टूट जाती है कि वो मुझे अकेला छोड़कर कैसे जा सकता है। तो उसके साथ साथ खुद भी अपने आप को ख़त्म कर रही होती है कि वो नहीं रहा तो मैं जी के क्या करूँगी। मगर बीच रास्ते में इसको यीजुन का वादा याद आता है कि उसने कहा था कि तुम्हें जीना है मेरे लिए, और उसके आखिरी लेटर को पकड़ के बहुत रोती है। फिर काफ़ी साल बीत जाने के बाद पता चलता है कि यीजुन की डेथ नहीं हुई होती और कुछ सालों बाद ये भी जेल से रिहा हो जाता है। पुलिस वाले इसे टैंक के इतने सारे दिए हुए लेटर्स देते हैं जिन्हें पढ़े बगैर वो फाड़ने लगता है, मगर फिर भी एक टुकड़ा उठाकर पढ़ने लगता है जिसमें उसने हर साल उसे बर्थडे विश करी हुई होती है। और हमें दिखाया जाता है कि ये तो अनाथ होता है, तो इसे अपनी बर्थडे का दिन याद नहीं होता और ना ही इसने आज तक अपनी बर्थडे कभी मनाई होती। ये सुनकर टैंक बड़ी इमोशनल हो जाती है और खुद ही से कोई दिन सेलेक्ट करके उसकी बर्थडे का दिन बना देती है कि आज से हर साल इसी तारीख को मैं तुम्हारी बर्थडे सेलिब्रेट करूंगी। तो ये सीन सोचकर वो इमोशनल हो जाता है, रोने लगता है। अब ये अपने दोस्त हाउ से मिलने के लिए आता है जो कि जिन से शादी कर चुका होता है, इसका बच्चा भी होता है। मगर यीजुन के ही कहने पर इसने टैंग से झूठ कहा क्योंकि यीजुन जानता था कि टैंग मूव ऑन नहीं करेगी। इसको बस ये था कि टैंग अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़े, मूव ऑन करे, मेरे पीछे अपनी ज़िंदगी बर्बाद ना करे। इसीलिए उसने अपनी फेक डेथ का नाटक किया। हाओ इसे टैंग का नंबर देता है कि अगर तुम मुझसे बात करना चाहते हो तो कर लेना। इनके साथ साथ चा भी जेल में होता है। हाओ बताता है कि वो भी जेल से रिहा हो चुका है और अब फाइनली उसने अपनी बोट खरीद ली है और अब वो अपने रास्ते निकल चुका है। मेरी उससे मुलाकात नहीं हुई और अब ये दोनों भाई एक दूसरे से गले मिलते हैं और यीजुन अपने रास्ते निकल पड़ता है। इसने अपनी फेक कब्र तक बना ली होती है जिस पर टैंग रोज आती है और हर साल इसकी बर्थडे का केक लाकर यहाँ रखती रहती है। ये इसे देखता रहता है मगर इसके पास जाता नहीं है। मगर जब वो चली जाती है तो वही केक उठाकर खाने लगता है और बहुत रोता है क्योंकि टैंग इससे किया हुआ वादा नहीं भूलती और हर साल इसकी बर्थडे मनाती है। अब ये हिम्मत करके टैंग को कॉल मिलाने लगता है मगर कोई बच्चा उठाता है जो कि टैंग को अपनी माँ कह के पुकार रहा होता है। ये सुनकर तो यीजुन अब इससे और बात नहीं करता और कॉल रख देता है। और सच में जेल में जीहोंग ने मरने से पहले इसी यीजुन को अपनी फैमिली का ख्याल रखने को कहा होता है कि मेरे बाद तुम मेरी फैमिली का ख्याल रखना। तो यीजुन उससे किया हुआ वादा निभाने लगता है और उसकी फैमिली के पास पहुंचता है जो कि बहुत गुर्बत में जी रहे होते हैं। नियान यीजुन को देखते ही उसे अपना फादर समझने लगती है और पापा पापा कहकर पुकारने लगती है उसे। ग्रैंडमा की भी तबीयत खराब होती है जिससे उनकी डेथ हो जाती है और यीजुन फैसला कर लेता है कि मैं इस नियान को पालूंगा। अगर ये मुझे फादर समझ ही रही है तो इसी का फादर बन के रहूंगा। वैसे भी इसकी लाइफ में और कोई तो होता नहीं है, तो वो इस नियान के लिए ही जीने लगता है। इसके लिए नौकरी करता है, दिन रात मेहनत करता है, इसे अच्छे स्कूल में डलवाता है, मगर फिर भी टैंग को नहीं भूलता। इसके वर्किंग एरिया में एक लड़की इसे पसंद करने लगती है मगर ये साफ मुंह पर उसके इनकार कर देता है कि मेरा दोबारा शादी करने का कोई इरादा नहीं है। वो लड़की समझ जाती है कि कोई बात नहीं, हम दोस्त ही सही है। अब ये अपनी हर बर्थडे पर अपनी कब्र पर आता रहता है क्योंकि इसे पता है कि वहाँ पर टैंग ज़रूर आएगी इसकी बर्थडे वाले दिन। ऐसे ही हर साल वो आती रहती है, उसकी कब्र साफ करती रहती है और वो दूर से खड़ा उसे देखता रहता है।
ऐसे ही वक्त बीत जाता है और ये दोनों बूढ़े हो जाते हैं, मगर फिर भी वो मूव ऑन नहीं करती और उसकी कब्र पर आती रहती है। ये देखकर वो बहुत रोता है और 1991 में टैंग को वो लेटर मिल जाता है जो कि चैंग ने इसे लिखा था, ये जानने के लिए कि क्या ये मेरी माँ है या नहीं। इसने इसे एक मुहावरा भेजा होता है जो कि सिर्फ उसकी माँ को आता है और उसकी माँ ने सिर्फ चैंग को बताया। ये लिखता है कि अगर आप मेरी माँ होंगी तो ये मुहावरा कंप्लीट कर पाएंगी। अब ये टैंग इसकी माँ होती है, इसीलिए ये मुहावरा कंप्लीट करके इसे भेज देती है। तो ये देखकर चैंग को कंफर्म हो जाता है कि 1991 में जो टैंग है वही इसकी माँ है। अब इस चैंग के हाथ इसकी माँ टैंग का कुकी बॉक्स लग जाता है जिसमें उसने यूजुन का लेटर संभाल कर रखा था, वही लेटर जो उसने जेल से लिखकर भेजा था कि तुम यहाँ जेल मत आया करो, मुझसे किया हुआ वादा निभाओ, अपनी लाइफ को अच्छे से जियो। उस लेटर पर यीजुन का नाम भी लिखा होता है जिससे इसे कंफर्म हो जाता है कि इसकी माँ और यीजुन एक दूसरे को पहले से जानते थे, इनका कोई गहरा ताल्लुक है। चैंग अभी भी यीजुन को गलत समझ रहा होता है, उसे लगता है कि उसने ही मेरी माँ को ख़त्म किया है क्योंकि वो ऑलरेडी किसी को ख़त्म करके जेल भी जा चुका है। तो ये फटाफट 1991 में टैंग को लेटर लिखने लगता है कि अगर यीजुन तुम्हारे आसपास है तो तुम उसे अवॉइड करो क्योंकि वही तुम्हें आगे खतरे में डालेगा। ऐसा कुछ लिखकर वो लेटर सेंड करने लगता है। नियान उसे रोकने की कोशिश करती है कि ऐसा मत लिखो, अभी कुछ भी कंफर्म नहीं है, मगर ये इसकी एक नहीं सुनता क्योंकि इसकी माँ टैंग की तो फ्यूचर में डेथ हो गई होती है, तो ये पास्ट में उसे लेटर लिखकर बचा रहा होता है। जब लेटर सेंड कर देता है उसके बाद इसके पास इस टीचर जिन की कॉल आती है क्योंकि इसकी माँ टैंग जिस स्कूल से पढ़ी थी वहाँ ये ऑलरेडी कांटेक्ट कर रहा था ताकि उनके पास्ट के बारे में पता कर सके। तो इसी के हवाले से टीचर जिन इन्हें मिलने बुलाती है जो कि अब काफ़ी ओल्ड हो चुकी होती है। ये बताती है कि यीजुन जिस कत्ल के इल्ज़ाम में जेल गया था वो टैंग से रिलेटेड था, वो भी इस केस में इन्वॉल्व थी, मगर लोगों की अफवाह ये है कि टैंग को बचाने के लिए यीजुन जेल गया। ये बताती है कि यीजुन टैंग को कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकता, वो तो उसकी बहुत केयर करता था। अब यीजुन किसको ख़त्म करके जेल गया ये बात टीचर जिन को भी पता नहीं होती। ये इन्हें हाओ का कॉन्टैक्ट दे देती है कि ये यीजुन का बहुत अच्छा दोस्त था उस टाइम, इसे सब पता होगा, तुम लोग इससे बात कर लो। वहाँ 1991 में टैंग और यीजुन को उसका लेटर मिल जाता है जिसमें चैंग टैंग को बता देता है कि मैं आपका बेटा हूँ और कहता है कि आप उस यीजुन से दूर रहे, वो आपको खतरे में डालेगा। ये पढ़कर तो यीजुन शॉक हो जाता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, इसने ऐसा क्यों कहा कि मैं तुम्हें खतरे में डालूंगा। चैंग ने लेटर पर अपना पूरा नाम लिखा होता है, शैन चैंग। यीजुन को ये पढ़कर सबसे ज्यादा आग लग जाती है कि तुम्हारे बेटे का नाम शैन चैंग क्यों है, उसका सरनेम शैन क्यों है। इसे लगता है कि कहीं तुमने हमारे स्कूल में जो शैन है उससे शादी तो नहीं कर ली। टैंग कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, उससे तो मेरी बनती भी नहीं है। इसको आग लग जाती है कि मैं कहाँ हूँ फ्यूचर में कि तुमने शैन नाम के लड़के से शादी कर ली। और यीजुन कहता है कि जो मुहावरा सिर्फ तुम्हें आता था वो इस चैंग को कैसे पता है, इसका मतलब है कि तुमने ही इसे बताया होगा। अब इस बात को लेके दोनों ही बड़ी टेंशन में आ जाते हैं कि पूरी रात इस बारे में सोचते रहते हैं। फिर क्या होता है कि यीजाओ का जो घर होता है वो बारिश के वक्त लीक करने लगता है, पूरा पानी घर के अंदर आने लगता है जिससे टैंग की किताबें और असाइनमेंट्स गीले होने लगते हैं। तो यीजुन को बड़ा गुस्सा आता है कि ये घर हर वक्त लीक क्यों करता रहता है, तुमने कितनी मेहनत से ये असाइनमेंट बनाया था। टैंग कहती है कि कोई बात नहीं, मैं दोबारा असाइनमेंट बना लूंगी, बस तुम परेशान मत हो। अब ये लोग जब बाहर आकर देखते हैं तो वो मेल बॉक्स गायब हो जाता है। ये देखकर इन दोनों की हालत पतली हो जाती है, ये हर जगह उस मेल बॉक्स को ढूंढने लगते हैं मगर इन्हें कहीं नहीं मिलता। यहाँ तक कि यीजुन उस मेल बॉक्स को ढूंढने के लिए पानी के अंदर तक जाने लगता है मगर टैंग इसे वापस बुला लेती है, इसे जाने नहीं देती। यीजुन सर पकड़ लेता है, उसे बहुत गुस्सा आ रहा होता है कि मेल बॉक्स ऐसे कैसे गायब हो गया, मुझे तो अभी इतने सारे सवाल पूछने थे। पूरा पानी जो है वो इलाके में भर गया होता है तो इन्हें ऐसा लगता है कि शायद मेल बॉक्स भी पानी के साथ कहीं बह गया है। फिर क्या होता है कि इन लोगों का जो स्टूडियो होता है वो पूरे तरीके से बन जाता है। आज उसकी ओपनिंग सेरेमनी होती है। ये लोग गुंडागर्दी का काम खत्म करके बाव के साथ अपने सारे ताल्लुकात खत्म करके खुद का बिजनेस स्टार्ट करते हैं। टीचर जिन भी बहुत खुश हो जाती है और ये सारे आपस में एक दूसरे के साथ पिक्चर्स तक खिंचवाते हैं। मगर बाव इन लोगों की जान इतनी आसानी से छोड़ने वाला नहीं होता। वो कहता है कि तुम लोग मेरे बगैर बिजनेस कैसे कर सकते हो। ये हमेशा इन्हें अपने अंडर ही काम करवाते रहना चाहता है, इसीलिए इनके स्टूडियो पर भी कब्जा कर लेता है कि अब से तुम लोगों का ये बिजनेस मेरा है। ये लोग सर पकड़ लेते हैं कि यार ये हमारी जान क्यों नहीं छोड़ा। बाव के साथ फाइट नहीं करना चाह रहे होते, इसीलिए चुपचाप अपना ये स्टूडियो ही बंद कर देते हैं। स्टूडियो पर ताला लगा देते हैं कि हम काम ही नहीं करेंगे तो वो हमें परेशान नहीं करेगा। मगर ऐसा नहीं होता। जब वो लोग देखते हैं कि इसने स्टूडियो पर ताला लगा दिया
तो ये लोग इन्हें तंग करने के लिए इनके घर वालों पर अटैक करते हैं। हाउ की गर्लफ्रेंड जिन पर अटैक करते हैं, उसको तंग करने लगते हैं। वहाँ टैंग की शॉप में आके गुंडागर्दी करने लगते हैं, शॉप में तोड़ फोड़ कर रहे होते हैं, जिससे डर के मारे शॉप का ओनर टैंग को नौकरी से निकाल देता है। यीजुन को कुछ पता ही नहीं होता। जब वो वापस घर आता है और टैंग को पहले ही घर के बाहर बैठा देखता है तो कहता है कि तुम इतनी जल्दी कैसे आ गई, तुम तो इस टाइम जॉब पे होती हो ना। वो उसे सब कहानी बता देती है कि तुम लोगों की किसी से लड़ाई चल रही है क्या, क्योंकि कुछ लोग आज दुकान पर आकर तोड़ फोड़ कर रहे थे, वो भी तुम्हारा नाम लेके। यीजुन समझ जाता है कि वो बाव के आदमी होंगे, तो इसका इतना खून खौलता है कि उनकी हिम्मत कैसे हुई तुम पर अटैक करने की। अब वो हद से ज्यादा बढ़ रहे हैं, वो हमारी फैमिली मेंबर्स पर अटैक कर रहे हैं। ये फुल जोश में जाने लगता है लड़ने के लिए, मगर टैंग इसे रोक लेती है कि तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। उसे समझा बुझा के रोक लेती है। वहाँ बाव के आदमी चा को धमकी देने आ जाते हैं कि अगर तुमने अपना ये स्टूडियो दोबारा ओपन नहीं किया तो हम टीचर जिन को नुकसान पहुंचाएंगे। ये सुनकर चा का खून खौल जाता है और वो उसकी गिरबान पकड़ लेता है कि अगर उसकी तरफ आंख उठाकर भी देखा तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। वो कहता है कि तो ठीक है ना, फिर हमारे साथ मिलकर काम करो। ये जबरदस्ती चा से गले मिलने लगता है, मगर इन्हें गले मिलते हुए टीचर जिन देख लेती है और इसे गलतफहमी हो जाती है कि चा फिर से इन गुंडे बदमाशों के साथ मिलकर काम कर रहा है या दोस्ती कर रहा है। अब जब तक चा अपने स्टूडियो को दोबारा नहीं खोल लेता तब तक ये लोग इन्हें परेशान करते रहते हैं। हाउ की गर्लफ्रेंड जिन ने छोटे से खाने की दुकान खोली होती है, वहां पर आकर तोड़फोड़ मचा देते हैं और उस पर भी हाथ उठाने लगते हैं। ये बात जब हाउ को पता चलती है तो वो तो डंडे लेकर पहुंचने लगता है बाव के आदमियों से फाइट करने के लिए, मगर चा इन्हें जाने नहीं देता और रोक लेता है। यीजुन भी हाउ के साथ जाने लगता है उन्हें सबक सिखाने के लिए कि हम कब तक खामोश बैठे रहेंगे, वो हमारे सब्र का इम्तिहान ले रहे हैं। अब वो हमें नहीं बल्कि हमारी फैमिली को नुकसान पहुंचा रहे हैं। फिर भी चा इन लोगों को जाने नहीं देता और कहता है कि ये मामला मैं संभाल लूंगा। चा को टीचर जिन की फिक्र होती है कि कहीं ये लोग इस पर अटैक न कर दे, तो छुपके छुपके उसको फॉलो कर रहा होता है उसे प्रोटेक्ट करने के लिए। मगर वो उसे देख लेती है और कहती है कि क्यों फॉलो कर रहे हो तुम मुझे। ये इसको अभी भी गलत समझ रही होती है। इसे ऐसा लगता है कि ये अपनी लाइफ स्टेबल नहीं कर रहा, अभी भी गुंडागर्दी और गुंडे बदमाशों वाला काम ही करना चाहता है। टीचर जिन इसे बहुत पसंद करती है, इसके साथ दोबारा रिलेशनशिप में आना चाहती है, मगर गलत फहमी का शिकार हो जाती है और ना ही सच जानने की कोशिश करती कि तुम बाव के आदमियों से क्यों मिल रहे थे। बस खुद ही एज्यूम कर लेती है कि ये कभी नहीं सुधरेगा और ऐसे ही रहेगा। ये भी इसे कुछ समझा नहीं पाता, ना वो कुछ समझना चाहती। चा सीधा बाव के पास आ जाता है और अपनी फैमिली मेंबर्स को बचाने के लिए उससे सॉरी बोल देता है कि तुम प्लीज हमारी जान छोड़ दो। तो बाव बड़ा चालाक होता है, कहता है कि अच्छा तो तुम मुझसे जान छुड़ाना चाहते हो, तो वो सिर्फ एक ही सूरत में हो सकता है, तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। अगर तुमने वो काम सक्सेसफुली कर लिया तो तुम आज़ाद हो, मेरा और तुम्हारा ताल्लुक खत्म हो जाएगा। चाय इसकी ये बात मान लेता है। अब ये बात आकर ये इनको बता देता है कि हमें उसका आखिरी काम करना है। उसने मुझे कोई बड़े बड़े बॉक्स दिए हैं, वो हमें किसी को पहुंचाने हैं। ये सुनकर ये दोनों डर जाते हैं कि कहीं कोई खतरा तो नहीं, कहीं ये बाव हमें पुलिस केस में फंसा ना दे। मगर चा कहता है कि हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, हम बस सामान पहुंचाकर तुरंत वहां से निकल जाएंगे। अब ये काम करने से पहले यीजुन टैंग से बात करने आता है और उससे कहता है कि फ्यूचर में कभी भी मेरी वजह से तुम्हें कोई नुकसान पहुंचे तो मुझे छोड़कर चली जाना, क्योंकि पहले जब मैं अकेला रहता था तो मुझे किसी बात का डर नहीं था, मैं हर एक से पंगे आराम से ले लेता था, मगर अब मुझे डर लगता है क्योंकि मैं तुम्हें किसी खतरे में नहीं डालना चाहता। टैंग कहती है कि तुम्हारी वजह से मुझे कभी कोई खतरा नहीं होगा, क्योंकि तुमने तो मुझे हर मुसीबत से बचाया है। वो कहती है कि अब उसे किसी चीज़ का डर नहीं लगता, क्योंकि मुझे पता है कि तुम मेरे साथ खड़े हो। ये दोनों इमोशनल होने लगते हैं तो टैंग कहती है कि मैं तो खाना बनाने का सामान लेने जा रही थी, मगर तुमने बातों में लगाकर मुझे रुला ही दिया। दोनों हंस पड़ते हैं। वहाँ चा भी टीचर जिन से मिलकर उसके दिए हुए उधार को वापस कर देता है और अब ये ऑफिशियली एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। वो कहता है कि हम दोनों के रास्ते अलग हैं, क्योंकि चा जानता है कि जिन लोगों में वो इन्वॉल्व है वो इसकी जान नहीं छोड़ेंगे और इसके अपनों को नुकसान पहुंचाते रहेंगे, इसीलिए ये इससे अलग हो जाता है। अब ये तीनों जो हैं वो बाव का काम करने जाने लगते हैं। जैसे ही इन बॉक्सेस को उस जगह पर पहुंचाते हैं जहां बाव ने इन्हें पहुंचाने को बोला था, तो वहां पर कोई नहीं होता। ये लोग वेट करने लगते हैं, मगर काफी टाइम हो जाता है, कोई आ ही नहीं रहा होता, क्योंकि बाव और उसके आदमी वहीं चुपकर खड़े होते हैं और इन्हें दूर से देख रहे होते हैं। हाओ और यीजुन को इन बॉक्सेस में कुछ गड़बड़ लगती है कि कहीं इन बॉक्सेस में कोई इलीगल सामान तो नहीं, हम ना फंस जाएं। तो ये लोग डब्बे खोल के देख लेते हैं, तो इन्हें पता चलता है कि डब्बे के अंदर शैन होता है। ये लोग हैरान हो जाते हैं कि ये यहाँ क्या कर रहा है, ये बाव हमसे करवा क्या रहा है। डब्बे के अंदर इन्हें शैन नजर आता है। चाय इन पर आकर चिल्लाने लगता है कि तुम लोगों ने ये डब्बा क्यों खोला। शैन पहले बेहोश होता है, अब इसे होश आ जाता है
और ये इन्हें बताता है कि बाओ की मेरे फादर के साथ दुश्मनी है, इसीलिए उनसे बदला लेने के लिए वो मुझे किडनैप करवा रहा था। इतने में बाओ वहाँ आके इन सबको पकड़ लेता है कि तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरा प्लान खराब करने की और ये बॉक्स खोलने की। वैसे भी बाओ तो इसी मौके की तलाश में था कि ये लोग कोई गलती करें और मैं इनसे बदला लूं। बाओ कहता है कि तुम लोगों ने मेरा प्लान खराब किया है तो इसकी सजा तो मिलेगी। चा को चॉइस देता है कि तुम ये जाओ और हाओ में से किसी एक को यहाँ से बचाकर लेकर जा सकते हो। बाओ का जो आदमी होता है वो हाओ के पैर पर चाकू मारता है, क्योंकि हाओ ने भी इसके पैर को जख्मी किया था तो अपना बदला लेता है। चा के पास सोचने का टाइम कम होता है, वो यीजुन के पास आकर बोलता है कि मुझे माफ कर देना, मैं हाओ को बचाकर लेके जा रहा हूँ, और अपने साथ हाओ को ले जाता है। अब यीजुन और शैन को कमरे में ही बांधे रखते हैं और पूरे कमरे में आग लगा देते हैं। वहाँ यीजुन जो टैंक से इमोशनल बातें कर रहा था तो ये इसे फॉलो करके उसके पीछे आ रही होती है। वहाँ चा हाओ को लेकर जा रहा होता है, मगर ये बाओ के बंदे बड़े चालाक होते हैं, बाहर आकर इन्हें दोबारा पकड़ लेते हैं। वो इस चा और हा से भी जान छुड़ाना चाह रहे होते हैं, जिससे इनकी फाइट शुरू हो जाती है और वो बाओ का आदमी चा को चाकू मार देता है। इस बाओ ने पूरा प्लान बनाया हुआ होता है कि इस शैन की किडनैपिंग का इल्जाम मैं इस चा पर लगाऊंगा। उधर यीजुन को चा ने छोड़ा नहीं होता। जब वो उससे बात करने आया था तो छुपके से उसके हाथ में एक कटर थमा देता है, जिससे वो अपनी रस्सी काट सके और यहाँ से बचकर निकल सके। तो ये वो कटर शैन को देता है, मगर शैन हड़बड़ाहट में वो कटर गिरा देता है। यीजुन उस पर चीखने लगता है कि तुम क्या कर रहे हो, हमारे पास यही एक मौका है यहाँ से बाहर निकलने का। मगर इतने में टैंक इसे ढूंढती हुई वहां आ जाती है। आग वाग की कोई परवाह नहीं करती, अंदर कूद जाती है कि बस मैं यीजुन को किसी तरीके से बचा लूं। यीजुन उसे देखकर फिर से पैनिक करने लगता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, मगर वो उसकी एक नहीं सुनती और कहती है कि मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकालूंगी। उसकी रस्सियाँ खोलती है और दोनों को उस रूम से बाहर निकाल लेती है, मगर अनफॉर्चुनेटली उन्हें उस रूम से बाहर निकलता हुआ ये बाव के लोग देख लेते हैं, तो इन्हें रोकने के लिए इनके पीछे आने लगते हैं, मगर चाओ और हाओ इनकी टांगे पकड़ लेते हैं और इन्हें जाने नहीं दे रहे होते। यीजुन इन्हें बचाने के लिए आ रहा होता है, मगर ये लोग इसे रोक देते हैं और कहते हैं कि जाओ पुलिस को बुलाकर लेकर आओ। अब हाओ और चा बाग को पकड़ लेते हैं कि हम इसे जाने नहीं देंगे, जब तक ये जिंदा रहेगा ये हमें परेशान करता रहेगा, यही अच्छा मौका है इससे जान छुड़ाने का। ये दोनों मिलकर इसे खत्म कर देते हैं। वहाँ ये लोग पुलिस वालों को सब बता देते हैं, तो ये लोग बाव की सारी गैंग को पकड़ लेते हैं, साथ ही साथ यीजुन को भी पकड़ लेते हैं। तो टैंग इनको कह रही होती है कि आपने यीजुन को क्यों पकड़ लिया, उसका क्या कसूर है, मगर ये लोग उसे भी इन्वेस्टिगेशन के लिए ले जाते हैं। शैन भी यीजुन की सच्चाई के लिए कुछ बोल नहीं रहा होता और चुपचाप अपने माँ बाप के साथ वापस घर जा रहा होता है। तो टैंग उस पर चीखने लगती है कि कुछ तो बोलो, तुम सच बताओ इन्हें कि तुम्हारी इस किडनैपिंग में यीजुन का कोई हाथ नहीं है, बल्कि उसी ने तुम्हें बचाया है। शैन का ज़मीर जाग जाता है और वो आके पुलिस वालों को बता देता है कि हाँ, यीजुन ने ही मेरी जान बचाई है, उसका इस किडनैपिंग से कोई लेना देना नहीं है। अब यही वो वक्त होता है जब चा और हाओ को जेल हो जाती है, बाओ को ख़त्म करने के जुर्म में। पुलिस वालों ने अभी भी यीजुन को छोड़ा नहीं होता, इन्वेस्टिगेशन अभी भी चल रही होती है। तो टैंग घर नहीं जाती, पूरा टाइम पुलिस स्टेशन में ही बैठ के उसका इंतजार करती रहती है, जबकि उसके खुद के हाथ पर चोट लगी हुई होती है, क्योंकि उसने यीजुन को जो आग के कमरे से बचाया था। फिर कुछ दिनों बाद पुलिस वाले यीजुन को छोड़ देते हैं, तो तब भी टैंग उसका बाहर बैठ के वेट करे जा रही होती है कि उसकी तबीयत खराब होने लगती है। तो ये इसे अपनी गोद में उठाकर लेकर जाने लगता है। अब चाहे यीजुन शैन की किडनैपिंग में इन्वॉल्व हो या ना हो, इसीलिए स्कूल वाले इसे फिर से स्कूल से निकाल देते हैं। ये भी कहता है कि अब मुझे नहीं पढ़ना, अब मैं कोई नौकरी करूंगा ताकि टैंक की पढ़ाई का खर्चा उठा सके, उसको एक स्टेबल लाइफ दे सके, क्योंकि इनके पास तो अब कोई भी नहीं होता। अब शैन इन दोनों का पक्का दोस्त बन जाता है, इनका फैन बन जाता है कि यीजाओ ने मेरी जान बचाई थी, तो अब बदले में मैं भी इसकी हेल्प करूंगा। इसको पैसे और नौकरी ऑफर करता है, मगर यीजाओ इनकार कर देता है, क्योंकि शैन का फादर भी गुंडे बदमाशों वाला काम ही करता है, इसलिए वो मना कर देता है कि अब मैं इस फील्ड में नहीं आना चाहता। तो शैन कहता है कि चलो फिर ऐसा करते हैं कि मैं टैंक को ट्यूशन लगवा देता हूँ, जहाँ से मैं पढ़ता हूँ वहाँ से वो भी पढ़ लेगी, और अगर स्कूल में भी कोई उसे तंग करेगा तो मैं उसे प्रोटेक्ट करूंगा। ये ऑफर यीजाओ इसकी मान जाता है। वहाँ पर इसे ये कुकी बॉक्स मिलते हैं, तो ये 2 डब्बे खरीद लेता है और वापसी में टैंक को पिक करने आ जाता है उसकी ट्यूशन से, मगर कहीं ना कहीं जेलस फील कर रहा होता है कि शैन तुम पर इतना मेहरबान क्यों हो रहा है, पढ़ाई से तो उसे कोई लेना देना है ही नहीं, तो तुम्हारे साथ ट्यूशन क्यों ले रहा है। खैर, अब ये इसे कुकी बॉक्स दे देता है तो ये बड़ा खुश होती है, एक डब्बा खुद रख लेती है और दूसरा उसे दे देती है। तो यीजुन फिर से शुरू हो जाता है कि अब तो हमारी शैन से लड़ाई खत्म हो गई है और दोस्ती हो गई है, तो कहीं तुमने शैन ही से तो नहीं शादी कर ली, वैसे भी अब तुम दोनों साथ ट्यूशन भी जाते हो, कहीं तुम्हें वही तो वो पसंद नहीं आ गया। तो टैंग इसे मना करती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, मुझे वो नहीं पसंद आएगा कभी, तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो, ऐसा नहीं है।
तो यीजुन कहता है कि तो फिर उस चैंग ने लेटर में ऐसा क्यों कहा कि वो तुम्हारा बेटा है और उसका सरनेम शैन है। ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहा होता है, तो ये इसका मुंह बंद करने के लिए बिस्किट खिला देती है कि तुम चुप करो और कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। अब ये इसे ऐसे ही ट्यूशन से वापस लेने के लिए आता रहता है और शैन को इसके साथ देखकर जेलस होता रहता है। मगर इस बार टैंग इसे बता देती है कि शैन ने मुझे खुद बताया कि वो किसी और लड़की को पसंद करता है। तो ये बात सुनकर यीजुन बड़ा खुश हो जाता है। वहाँ 2026 में हाओ नियान और टैंग के पास खुद आ जाता है। ये भी काफ़ी ओल्ड हो चुका होता है। ये लोग इससे यीजुन के बारे में पूछते हैं कि वो जेल क्यों गया था और उसका टैंग से क्या लेना देना है। तो ये इन दोनों को टैंग और यीजुन के रिलेशनशिप के बारे में सब बता देता है कि यीजुन को टैंग कैसे मिली, टैंग का फादर उसे किस तरीके से परेशान करता था, यीजुन ने उसे उसके फादर से कैसे बचाया और यीजुन ने अपनी फेक डेथ बनाई। टैंग को तो हमेशा से यही लगता था कि यीजुन की डेथ हो चुकी है। तो ये जो चैंग कह रहा था कि यीजुन ने मेरी माँ को ख़त्म किया है, वो तो हो ही नहीं सकता। ये भी बता देता है कि बाओ से जो इनकी फ़ाइट होती है और उसे ख़त्म करके हाओ और चा जेल चले जाते हैं। ये कहता है कि यीजुन ने किसको मारा, वो क्यों जेल गया, ये मुझे नहीं पता क्योंकि उस टाइम मैं खुद जेल में था। मगर ये सिर्फ इतना कहता है कि उस इंसिडेंट के बाद टैंग और यीजुन एक दूसरे से अलग हो गए। यीजुन ने टैंग को खुद अपने से दूर कर दिया, ये सोचकर कि कहीं वो उसके पीछे अपनी लाइफ बर्बाद न कर दे। मगर उसे ये नहीं पता था कि टैंग उसी के पीछे ही लगी रहेगी। ये इनको टैंग और यीजुन की तस्वीर दिखाता है। वहाँ 1991 में यीजुन जब नौकरी कर रहा होता है और कचरा फेंकने के लिए कचरे वाली जगह पर आता है, तो वहाँ अनएक्सपेक्टेडली उसे बिल्ली की आवाज़ सुनाई देती है। ये बिल्ली को देखते ही समझ जाता है कि ये तो वही मेल बॉक्स वाली बिल्ली है। वो किसी चीज़ के ऊपर बैठी होती है। जैसे ही वो चादर हटाता है तो इसे वही मेल बॉक्स मिल जाता है। ये इतना खुश होता है कि उसी टाइम उस मेल बॉक्स को उठा के घर ले आता है। ये बहुत खुश होता है कि अब हम उस चैंग से पूछ पाएंगे कि वो हमें कहना क्या चाहता था। ये लोग फ़ौरन लेटर लिखकर उसको भेज देते हैं। मगर 2026 में वो लोग उस मेल बॉक्स के पास मौजूद ही नहीं होते। वो दूसरे शहर गए हुए होते हैं इस चौकीदार को इस मेल बॉक्स के पास छोड़कर। अब इन दोनों को जब पता चलता है तो ये दोनों पहली फुर्सत में वापस आ रहे होते हैं उस मेल बॉक्स के पास। मगर रास्ते में ही पुलिस वाले नियान को कॉल करके बताते हैं कि हमें तुम्हारा फादर मिल गया है, वो हॉस्पिटल में है। क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी तो कोई उन्हें हॉस्पिटल ले आया था। नियान जैसे ही अपने फादर से मिलने के लिए हॉस्पिटल आती है तो इसका फादर यहाँ से भी भाग जाता है। ये परेशान हो जाती है कि अब वो कहाँ चले गए और भागकर उन्हें ढूंढने लगती है। वहाँ यीजुन हॉस्पिटल के बाहर आकर बैठ जाता है क्योंकि शायद इससे पता चल जाता है कि टैंग की डेथ हो चुकी है। तो ये भी बहुत हार्ट ब्रोकन होता है। इसकी भी तबीयत ठीक नहीं होती और कुछ ही मिनट बाद इसकी भी डेथ हो जाती है। जैसे ही इसकी डेथ होती है तो इससे टैंग दिखाई देने लगती है और ये दोनों ही अपने यंगर वर्जन में आ जाते हैं। यानी कि ये दिखाया जाता है कि 2026 में ये दोनों मरने के बाद मिले कि अब हम हमेशा एक साथ रहेंगे। तो नियान अपने फादर को ढूंढ लेती है, मगर जब आकर उनको देखती है तो उनकी डेथ हो चुकी होती है। तो ये बेचारी उनको गले लगकर बड़ा रोती है क्योंकि काफी टाइम से अपने फादर को ढूंढ रही थी और जब मिले तो आखिरी बार बात तक नहीं कर पाई। अब इन दोनों के माँ बाप की कब्रें एक साथ ही लगा दी जाती हैं। उधर 1991 में यीजुन और टैंग से मिलने के लिए शैन का अब्बा आता है, इन्हें पैसे देने के लिए कि तुम लोगों ने जो मेरे बेटे की जान बचाई। मगर ये लोग लेने से साफ इनकार कर देते हैं। तो ये टैंग को बताता है कि मैं तुम्हारी माँ का दोस्त हूँ, इस हैसियत से तो तुम लोग ये पैसे मुझसे ले लो। वो कहती है कि क्या मतलब है कि मेरी माँ के दोस्त हैं। तो ये बताता है कि तुम्हारी माँ जिस फैक्ट्री में काम करती थी वहाँ मैं इनका दोस्त बना था, मैं भी वहाँ एम्प्लॉय था, चोरी करने की हैसियत से वहाँ आया था, लेकिन तुम्हारी माँ ने मुझे तमीज़ सिखाई कि मुझे चोरी नहीं करनी चाहिए। यहाँ तक कि उन्होंने मुझे पुलिस से भी बचाया। उनका मुझ पर एहसान था, इसलिए मैंने उनसे कहा था कि कभी भी तुम्हें मेरी मदद की ज़रूरत हो तो ज़रूर बताना। ये बात सुनकर टैंग को याद आता है कि मेरी माँ जिससे मिल रही थी वो ये शख्स था और वो उनका दोस्त था। मगर इसके फादर ने उन्हें गलत समझा और उन पर अफेयर का इल्ज़ाम लगाया, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। ये बताता है कि तुम्हारी माँ ने मुझसे एक दिन हेल्प मांगी थी, 2 टिकट मांगे थे दूसरे शहर के, मगर मैं उस दिन उनका इंतज़ार करता रहा, वो आई ही नहीं। अब ये बात सुनकर टैंग टेंशन में आ जाती है। वो कहती है कि मेरे फादर यूबो ने तो कहा था कि मेरी माँ अपने लवर के साथ भाग गई, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं, कहीं कोई ऐसी बात तो नहीं जो मैं नहीं जानती हूँ। ये यीजुन को अपनी माँ के बारे में बताती है कि मुझे यकीन था कि मेरी माँ का कोई लवर नहीं है और वो किसी के साथ नहीं भागी, क्योंकि उस दिन जब उन्होंने दूसरे शहर के 2 टिकट खरीदे थे तो वो मेरे साथ भागने का प्लान कर रही थी। यानी कि वो दूसरा टिकट मेरा था, वो मुझे अपने साथ लेके जाना चाहती थी क्योंकि वो यिब्बो के घटिया बिहेवियर से तंग आ चुकी थी। उस दिन उन्होंने मुझे चालाकी से पुल के पास मिलने बुलाया था कि मैं स्कूल ना जाऊं और इनकी बताई हुई जगह पर पहुंचूं, मगर जब मैं वहां पहुंची तो वो वहां आई ही नहीं।
मैं उनका वेट ही करती रह गई। फिर जब ये वापस घर आती है तब तक इसका फादर हर जगह ये तमाशा लगा चुका होता है, सबको बता चुका होता है कि इसकी माँ अपने लवर के साथ भाग गई है। टैंग अपने फादर को जानती है कि वो किस किस्म का इंसान है, इसीलिए उसे कुछ नहीं बताती। बस टैंग को ऐसा लगता है कि शायद इसकी माँ इसे लेके जाना भूल गई। टैंग कहती है कि मेरे फादर युबो को ढूंढना पड़ेगा, अब तो वही जानते हैं कि सच क्या है। उधर युबो किसी आदमी से मिलता है और उसे किसी चीज के लिए मदद मांग रहा होता है। वो आदमी इसकी मदद करने को साफ इनकार कर देता है, मगर युबो इंसिस्ट करता है, उसे पैसों का लालच देता है, तब जाकर वो मानता है। और ये यिबो उसी जगह पर मौजूद होता है जहाँ पर ये यीजुन काम करता है। यीजुन उसे वहां से जाता हुआ देख लेता है और फौरन आकर टैंग को बताता है कि मैंने युबो को देखा, पता नहीं वो समंदर की तरफ क्या कर रहा था। अब फिर ये दोनों रिप्लाई का भी वेट कर रहे होते हैं कि काफी टाइम हो गया, नियान और शैन ने हमें रिप्लाई नहीं दिया। ये दोनों डिसाइड करते हैं कि कल हम दोनों मेल बॉक्स के पास जाकर देखेंगे, क्या पता कल रिप्लाई आ जाए। वहाँ 2026 में शैन को पुलिस वाले बताते हैं कि जहाँ से तुम्हारी माँ की डेड बॉडी मिली थी, उसी पानी के अंदर से इस युबो की भी डेड बॉडी मिली है। ये इसे बताते हैं कि युबो तुम्हारी मदर का फादर था। और हमें दिखाया जाता है कि एक्चुअली हुआ क्या था। असल में टैंग जब गाड़ी में बैठी होती है तो उसे अचानक युबो नजर आता है, मगर वो काफी बूढ़ा हो चुका होता है, सड़क के किनारे कचरा बीन रहा होता है। ये इसे देखते ही इससे फौरन बात करने आ जाती है, मगर ये युबो इतना तो कोई घटिया इंसान होता है। टैंग को देखने के बाद और उसकी गाड़ी को देखने के बाद ये कहता है कि तुम तो काफी अच्छी लाइफ जी रही हो, अब मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। टैंग इससे पूछती है कि सीधी तरह मुझे बताओ कि मेरी माँ कहाँ है, तुमने मेरी माँ के साथ क्या किया है। तब जाकर ये इसे बताता है कि वो अपने लवर के साथ भाग रही थी और मैंने उसे पकड़ लिया। उसके पास 2 टिकट थे, वो मेरी बात नहीं सुन रही थी, मेरे साथ वापस नहीं चल रही थी, तो मेरे पास और कोई चारा ही नहीं बचा उसे खत्म करने के अलावा। यानी कि वो इसकी माँ को खत्म कर देता है और सबके सामने एक ड्रामा करता है कि वो भाग गई। वो चीख कर अपने फादर को कहने लगती है कि वो दूसरा टिकट मेरे लिए था, तो उल्टा इसी को कहने लगता है कि अच्छा तो तुम भी अपनी माँ की तरह ही हो, भाग रही थी उसके साथ और तुमने मुझे धोखे में रखा। अपनी गलती तो जैसे इस इंसान को दिख ही नहीं रही होती। टैंग का दिल टूट जाता है कि ये किस किस्म का घटिया इंसान है। तभी वो अपना माइंड बना लेती है कि मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी और गाड़ी को खाई से खुद गिरा देती है। इन लोगों को ये पता चल जाता है कि यीजुन ने कौन सी डेट को और कौन सी जगह पर किसी को खत्म किया, जिसकी वजह से वो जेल गया। इसीलिए शैन कहता है कि मैं उन्हें लेटर लिखकर बता दूंगा कि इस जगह पर इस तारीख को ना जाए और किसी को खत्म ना करे, ताकि यीजुन और टैंग एक दूसरे से अलग ना हो पाए और एक दूसरे के साथ हमेशा खुश रहें। मगर नियान इससे मना करने लगती है कि अगर तुमने ऐसा किया तो हमारी किस्मत बदल जाएगी, मैं अपने फादर से अलग हो जाऊंगी। शैन जानता है कि इसके ये करने से शायद ये फिर एग्जिस्ट ही ना करे, क्योंकि फिर टैंग इसकी माँ नहीं रहेगी। मगर वो फिर भी ये कर रहा होता है कि मैं अपनी माँ की खुशी के लिए ये करूंगा। मगर नियान इसे ये करने नहीं देती, इसका पासपोर्ट छीन लेती है ताकि ये लोग वापस ही न जा पाए और लेटर न लिख पाए। मगर ये फैसला कर चुका होता है। वहाँ 1991 में टैंग जब ट्यूशन से वापस आ रही होती है तो अचानक इसे इसका फादर नजर आता है, जिसे देखते ही इसका खून खौल जाता है और अपनी माँ के बारे में जानने के लिए ये इसका पीछा करने लगती है। वहाँ 2026 में शैन के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो यहाँ आकर लेटर लिखे, तो वो इस चौकीदार को मैसेज भेज देता है कि मेरी जगह तुम लेटर लिखकर भेज दो, जिसमें शैन यीजुन से कहता है कि तुम 30 तारीख को इस हिल रोड पर मत जाना, वरना वहाँ तुम किसी को खत्म कर दोगे और उसके बाद तुम्हारी मुलाकात टैंग से कभी नहीं होगी, तुम दोनों अलग हो जाओगे। अब ये लेटर जैसे ही ये चौकीदार लिखने लगता है तो ये लोग इतने भंड मारते हैं, ये पेज भी इनके पास एक ही होता है, उस तक पर पानी गिरा देते हैं। वक्त जा रहा होता है लेटर भेजने का, तो ये छोटे से टुकड़े पर बस इम्पोर्टेंट बात लिख देता है। अब जैसे ही लेटर सेंड करने के लिए आ रहा होता है तो कंस्ट्रक्शन वाले आ जाते हैं और इस मेल बॉक्स को वहां से उठाकर लेकर जा रहे होते हैं कि ये मेल बॉक्स यहाँ फालतू खड़ा है, हमें यहाँ काम करना है। ये लोग कहते हैं कि हमें एक दफा उस मेल बॉक्स तक पहुँचने दो, हमें जरूरी काम है। मगर ये लोग इन्हें जाने ही नहीं देते कि इस एरिया में काम स्टार्ट हो चुका है तो यहाँ आना अलाउ नहीं है। मगर फिर भी नियान की जो दोस्त होती है वो चालाकी से वो लेटर लेकर उस मेल बॉक्स में डालने में कामयाब हो जाती है। वहाँ 1991 में यीजुन अकेला ही उस मेल बॉक्स के पास खड़ा होता है और टैंग का इंतजार कर रहा होता है कि इतना टाइम हो गया, वो क्यों नहीं आई। जैसे ही 12 बजते हैं और वो मेल बॉक्स खोलकर देखता है तो उसके अंदर कोई लेटर नहीं होता, तो ये वापस जाने लगता है क्योंकि इसे टैंग को भी देखना होता है कि वो अभी तक क्यों नहीं आई। मगर रास्ते में वो बिल्ली आकर इसे खुद रोक देती है, जिससे ये समझ जाता है कि शायद अब लेटर आ गया है, इसीलिए ये बिल्ली मुझे जाने नहीं दे रही। जैसे ही वो वापस आकर मेल बॉक्स में देखता है तो वहाँ वो लेटर पड़ा होता है। ये जैसे ही उस छोटे से टुकड़े को उठाकर देखता है
तो उसके अंदर लिखा होता है कि 30 तारीख को तुम इस हिल रोड पर ना जाना, वरना तुम किसी को खत्म कर दोगे। इतने में शैन इसके पास भागता हुआ आता है और बताता है कि टैंग हिल रोड की तरफ गई है। मैंने उसे बहुत रोका मगर वो रुकी ही नहीं। ये सुनकर यीजुन शॉक हो जाता है। इससे पता चलता है कि आज की तारीख ही 30 होती है, यानी कि आज के दिन ही वो किसी को खत्म करेगा। तो ये फटाफट हिल रोड जाने लगता है और शैन से कहता है कि तुम पुलिस को लेकर फटाफट वहां पहुंचो। वहां समंदर के पास यिबो किसी की डेड बॉडी को फेंक रहा होता है और इसी का पीछा करते हुए टैंग जब आ रही होती है तो उसे रास्ते में हेयर पिन पड़ा नजर आता है, जो कि इसकी मां लगाती थी। इसकी हालत खराब हो जाती है, समझ जाती है कि इसके फादर ने कोई बड़ा कारनामा अंजाम दिया है। वो चीखती हुई आने लगती है कि मेरी माँ कहाँ है, तुमने क्या किया है मेरी माँ के साथ। तो इस बात को लेकर इनकी फिर से फाइट स्टार्ट हो जाती है। ये वो भी अपनी बात पर अड़ा रहता है कि तुम्हारी माँ तो भाग गई थी, मेरा उससे क्या लेना देना। और वो अपनी बेटी तक को नहीं छोड़ा होता, इसे भी खत्म कर रहा होता है। मगर इतने में वहां पर यीजुन आ जाता है और यिबो को खूब मारता है। यिबो का जो साथी होता है वो भी इनसे लड़ा होता है। इनकी आपस में बहुत फाइट चल रही होती है और जिस शख्स को खत्म करके यीजुन जेल गया था वो ये युबो का दोस्त होता है। अभी भी वही सीन होने लगता है। यीजुन जज्बात में आकर इसके दोस्त को खत्म करने लगता है, मगर अचानक उसको वो लेटर की बात याद आती है कि तुम्हें आज किसी को खत्म नहीं करना। तो ये रुक जाता है। इतने में वहां पुलिस आ जाती है और यिबो और इसके दोस्त को पकड़ लेती है। फाइनली सब कुछ बदल जाता है। ये दोनों एक दूसरे से अलग नहीं होते। यीजुन किसी को खत्म नहीं करता। ये दोनों सुकून का सांस लेते और एक दूसरे से गले मिलते हैं। अब इनके ये करने से सबकी किस्मतें बदल जाती हैं। शैन अपनी माँ की कब्र के पास बैठा होता है। नियान उसके पास भागती हुई आ रही होती है, मगर यहीं से सब कुछ बदल जाता है। नियान की जब आँख खुलती है तो वो किसी घर में मौजूद होती है। मगर अच्छी बात यह होती है कि नियान की याददाश्त नहीं जाती, उसे सब कुछ याद होता है। उठने के बाद सबसे पहला काम वो अपना मोबाइल चेक करती है और अपने फादर का कॉन्टैक्ट नंबर देखती है, मगर वहां पर कोई कॉन्टैक्ट नहीं होता। शैन का कॉन्टैक्ट नंबर देखती है तो इसके मोबाइल में शैन का भी नंबर नहीं होता। वो समझ जाती है कि सब कुछ चेंज हो गया है, मगर वो मेल बॉक्स अभी भी 2026 में मौजूद होता है। किसी की शॉप के बाहर खड़ा होता है। कोई लड़का आकर उसके अंदर से लेटर्स निकाल रहा होता है, मगर उसकी शक्ल नहीं दिखाते कि वो कौन है। मे बी शायद कि वो शेंग हो, और शायद कि शेंग टैंग का असल बेटा हो ही ना, वो एडॉप्टेड हो। इससे भी इस बात का पता ना हो, मगर अब समझ आ गया हो कि किस्मत बदलने के बावजूद भी वो इस दुनिया में एग्जिस्ट कर रहा है। बायोलॉजिकल बेटा था ही नहीं। 1991 से टैंग और यीजुन इन्हें लेटर लिखते रहते हैं। इनके पास शेंग या नियान का कोई रिप्लाई नहीं आ रहा होता, लेकिन ये लोग फिर भी लेटर लिखते रहते हैं। उन्हें अपनी लाइफ की हर अपडेट देते रहते हैं कि मैंने कॉलेज ज्वाइन कर लिया, हम दोनों एक दूसरे के साथ खुश हैं। अब टैंग और यीजुन एक दूसरे के साथ अपनी जिंदगी हंसी खुशी जी रहे होते हैं और यही ड्रामा खत्म हो जाता है। तो आप लोग मुझे बताइए, आप लोगों को ये ड्रामा कैसा लगा। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी कर लीजिए। थैंक यू सो मच।